नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा सप्तमी में विषय विज्ञान में हम कर रहे थे तीसरा अध्याय, इसमें हमने पढ़ा था भेड़ के बालों से ऊन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त की जा सकती है। रेशम के रेशे भी कैसे हैं? जंतु रेशे, यानी रेशम कीट से प्राप्त हो रहे हैं तो जंतु से प्राप्त हो रहे हैं तो वो कौन से रेशे कहलाएंगे? जंतु रेशे। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, अगर रेशम के कीटों को पाला जाता है उसे कहते हैं सेरीकल्चर या रेशम कीट। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी किसी भी चीज़ को या वस्तु को, जंतु को पालने के लिए हमें उनके जीवन चक्र का अध्ययन करना पड़ता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं। अंडे देने के बाद में क्या निकलते हैं? लार्वा। और इन्हीं लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट। अंडे कौन दे रहा है? मादा रेशम। अंडे का नाम क्या है? लार्वा। और इस लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। लार्वा के दूसरे बाद की जो अवस्था है वो कौन सी होती है? प्यूपा, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने को एक दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है कि जो कैटरपिलर है वो पतले तार के समान किस को स्रावित करता है? किस पदार्थ को स्रावित करता है? प्रोटीन को। फिर है कि जल्दी सूखकर रेशम बना लेता है और जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम जो प्रोटीन फाइबर निकलता है और जो कैटरपिलर में परिवर्तित हो जाता है उसके बाद में ये क्या करता है? प्यूपा में बन जाता है और इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम को मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। नीचे के डायग्राम में हमें अवस्थाएं दी गई हैं। नर और मादा शहतूत की पत्तियों पर अंडे देता है। तो रेशम का जो कीट होता है वो शहतूत की पत्तियों पर अंडा देता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेशम कीट का जो रेशा है वो अपने अंडे कहाँ देता है? तो सिर्फ कहाँ देता है? शहतूत की पत्तियों पर अंडा देता है। और अंडे देने के बाद में किस अवस्था में आ जाएगा? लार्वा अवस्था में। लार्वा अवस्था के बाद में ये क्या बनेगा? कोकून। कौन सी जो एक पदार्थ स्रावित करेगा वो क्या होगा? प्रोटीन। और फिर क्या करेगा? कोकून में विकसित एक कीट बन जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के हो सकते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में विभिन्न होते हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम,
कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीट से द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है कि टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम से अपन भी रेशम प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होते हैं। इसकी अनेक कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों से रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने घरों में अनेक प्रकार के रेशम के वस्त्र होते हैं, उनके अलग अलग टुकड़े एकत्रित करने हैं और अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाना है। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशे जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कर सकते हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन अथवा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्राप्त करते हैं। उसके बाद में है क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम संश्लेषित। यहाँ पे कृत्रिम का नाम आते ही हमें समझ आना चाहिए मानव के द्वारा निर्मित रेशम, और अगर प्राकृतिक आ जाए तो पेड़ पौधों के द्वारा या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला रेशम। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशे के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 में पढ़ते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्था के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा करेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले डायग्राम में क्या हुआ है। मादा रेशम कीट ने अंडे दिए किसके ऊपर? शहतूत की पत्तियों पर। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा कैटरपिलर रेशम कीट में परिवर्तित हो गया। किसकी पत्तियों को खाया? शहतूत की पत्तियों को। और अगला क्या हुआ? कोकून। और कोकून से फिर क्या बना? रेशम प्राप्त की गई। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे दे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों में पाई नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहते हैं। जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहते हैं। दिन रात खाते रहते हैं। शहतूत की जो नई पत्तियां उसको दिन रात खाता रहता है कैटरपिलर, और अमाप साइज यानी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है और कोकून बनाने के लिए बांस
के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैंक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। फिर है रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको फाइबर को, एक बड़ी जो कोकून है उसको, ढेरी को इकट्ठा किया जाता है। फिर वयस्क जो कीट होता है उसको, कोकूनों को धूप में रखा जाता है और पानी उबाला हुआ होता है जो भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनमें से धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कटाई की जाती है जिसमें रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकर द्वारा रेशम के इन धागों को वस्त्र बुने जाते हैं। तो क्या किया जाता है संसाधन के लिए कि जो रेशम फाइबर होते हैं उनके कोकूनों को इकट्ठा किया जाता है। जो पानी या भाप होता है उसको उबाला होता है उसमें डालकर उसके फाइबर को अलग किया जाता है और फिर इसकी कटाई की जाती है और रेशम प्राप्त किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि रेशम की खोज किसने की, क्या हुआ, ये भी जानें। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है, यानी अभी तक पता नहीं है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंगची ने अपने बगीचे में उगने वाले सहतूत के वृक्षों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने का कारण लगाने के लिए कहा था। सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि सहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन रहे हैं। जो संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में जो नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ, यानी सबसे पहले रेशम उद्योग कहाँ हुआ, चीन के अंदर, और सैकड़ों वर्ष तक इसे पहरेदारी से गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।